नमस्कार। देश के विमर्श में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण के सब क्लासिफिकेशन अर्थात उपवर्गीकरण पर दिए गए फैसले के क्या मायने हैं, कैसे इससे सामाजिक न्याय की पूरी संकल्पना पुनर्परिभाषित होने वाली है, क्या यह फैसला दलित राजनीति या जनजातीय राजनीति पर एक चोट है, क्या ये वंचित वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला है या क्या यह भारत की राजनीति को एक नया राजनीतिक अखाड़ा प्रदान कर रहा है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके इतिहास और उसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के बात को समझा जाए। इस फैसले पर अभी तक राजनीतिक पार्टियां, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स भी चुप्पी साधे रखे हैं, क्योंकि इस पे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रतिक्रियाएं आई है वो कुछ दलित नेताओं की तरफ से, कुछ ट्राइबल लीडर्स की तरफ से आई है और उन प्रतिक्रियाओं में भी कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे मुद्दों पर कोई भी अपनी जुबान खोलने से पहले उसके पक्ष विपक्ष और कई तरह से सोचता है। यही कारण है कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के जो विमर्श होना चाहिए था उस विमर्श का अभाव देखा गया है। हमने ये तय किया कि हम इस मुद्दे के अलग अलग पक्षों को समझाएं और आपकी एक निष्पक्ष और तटस्थ राय विकसित हो इस पे, इसकी एक कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे गुजारिश है कि चैनल पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी एक स्पष्ट समझ इस पे बने। तो मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को, जब देश में संसद में जाति जनगणना की बहस बड़े व्यापक स्तर पर चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 7 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया और वो फैसला 2004 के 5 जजों की संविधान पीठ की दिए गए फैसले को पलटने वाला था। 2004 में जो फैसला था वो था EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ये एक सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 341 के तहत SC का जो कोटा है उसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ये असंवैधानिक है। वर्तमान फैसला जो 1 अगस्त को दिया गया है, इस फैसले को पलटा गया है और इस फैसले की व्याख्या करते हुए, मैं शब्द से पढ़ रहा हूँ, इस फैसले की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है, उन्होंने इस फैसले को पढ़ते हुए कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट मतलब SC कोटे में सब क्लासिफिकेशन, ध्यान दीजिए ये SC कोटे के लिए है, अनुच्छेद 341 में जो वर्गीकरण किया जाता है या जो सब क्लासिफिकेशन किया जाता है, यह है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341(2) की पवित्रता को भंग नहीं करता है। लेकिन आगे की लाइन को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। लेकिन उपवर्गीकरण का आधार वैज्ञानिक पद्धतियों पर तैयार मात्रात्मक एवं प्रदर्शित किए जाने योग्य डेटा ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी आप सब क्लासिफिकेशन कर दोगे। आगे कह रहे हैं इस संबंध में कोई भी नीति या राजनीतिक निर्णय कठोर न्यायिक जांच के अधीन रहेंगे। ये एक फैसला, लेकिन इसी फैसले में 7 जजों में से एक जज न्यायमूर्ति गवई BR गवई, इन्होंने एक नई बहस को जन्म दिया। उन्होंने कहा है राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच क्रीमीलेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया जाए ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके। मतलब अभी तक जो सब क्लासिफिकेशन था उसमें एक नई बहस भी शुरू की कि इन वर्गों में एक क्रीमीलेयर की नीति बनानी चाहिए राज्य को। ये एक दूसरा पॉइंट है। ये 7 जजों में से एक जज का मत है BR गवई का। अब ये फैसला आने के बाद में अब जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली या देश के भीतर जो चर्चाएं रही, उनके 3 पक्ष आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। पहला पक्ष वो है जो SC/ST से नहीं आता है, मतलब नॉन SC/ST वर्ग, जो OBC, जनरल, अन्य वर्ग जो जितना भी है, उनका दृष्टिकोण है। वो क्या सोचते हैं, उनमें से मैक्सिमम जो एक समझ बनी है वो ये है कि ये फैसला सही फैसला है, क्योंकि SC/ST की बहुत सी जातियों को फ़ायदा नहीं मिल रहा और केवल कुछ जातियाँ ही इसका फ़ायदा ले रही है। तो उनका एक दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट की उन जातियों का है जो जिनको इनका फ़ायदा मिला, या उन लोगों का है जो अभी तक ये फ़ायदा लिए हैं या ज़्यादा फ़ायदा कंपेरेटिवली मिला है। उनका ये मानना है कि ये जो
क्लासिफिकेशन है वो गलत है, क्योंकि इससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की राजनीतिक चेतना पे भी प्रभाव पड़ेगा और वो उसके खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक तीसरा वर्ग है जो इन वर्गों से आता है जिनको अभी तक इनका पर्याप्त फ़ायदा नहीं मिला, उन्हें लगता है कि हमको पर्याप्त फ़ायदा नहीं मिला और इस फैसले का हमको फ़ायदा मिलने वाला है। वो इसका खुल के वेलकम कर रहे हैं और इसके आगे की रणनीति पे भी वो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इस बहस को आगे बढ़ाएं और कैसे हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ें। लेकिन इसी बीच आरएसएस ने इस वर्गीकरण का स्वागत किया है। तो ये 3 दृष्टिकोण है। 3 दृष्टिकोण पर मैंने एक आरएसएस का एक अलग दृष्टिकोण बताया है। राजनीतिक पार्टियों का अभी तक इस पर कोई स्पष्ट मत देखने को नहीं मिला है। अब हम समझते हैं इसकी बारीकियों को कि ये जो फैसला है ये फैसले के क्या प्रभाव होंगे। लेकिन इससे पहले भारत में जो आरक्षण है उस आरक्षण के उद्भव, उनके आधार को जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में जो आरक्षण है वो मुख्यतः 1932 का पूना पैक्ट, एससी का जो आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है 1932 के पूना पैक्ट से प्रभावित है। मतलब वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले 1929, 1930 और 1931 3 राउंड टेबल डिस्कशन, जिन्हें हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, ये लंदन में हुए और इनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पक्ष रखा। इस पक्ष को मानते हुए शेड्यूल कास्ट को अलग रिजर्वेशन दिया गया और उस रिजर्वेशन का जो आधार था वो पृथक निर्वाचक मंडल था, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया और फिर पूना पैक्ट होकर के आरक्षण की एक नई तरीका डेवलप किया गया। और उसमें ये 2 चीज़ें रही। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उस रिजर्वेशन का आधार हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी होगा। ध्यान रखिए, हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी उसका आधार होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस आधार को तय करने के लिए 1931 का जो सेंसस था उसके आंकड़ों को उपयोग किया गया। अब एक सवाल उठता है कि कौन सी जाति इसके भीतर आएगी, क्योंकि आज हमने तय कर लिया, और कौन सी बाहर निकले। तो इस पूना पैक्ट के बाद में जो आरक्षण की नीति बनी उसमें स्पष्ट था कि नई जातियां जो शेड्यूल कास्ट के लिए आएगी उसका निर्धारण पहले से जो जातियां हैं उनकी कंसेंट से ही संभव होगा। मतलब नई जातियों का प्रवेश पूर्व जातियों की सहमति से होगा। ये पुराना संकल्पना है। देश आज़ाद होता है और देश की आज़ादी के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधि का समान संरक्षण की संकल्पना को लेकर आता है। विधि का समान संरक्षण अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन से प्रभावित था और ये सीधा सीधा आरक्षण का देने का एक रास्ता यहाँ से निकलता है। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 300 से लेकर अनुच्छेद 343 तक आरक्षण की अलग अलग व्याख्याएं की गई है कि कैसे SC, ST और OBC का रिजर्वेशन हो। अब जो इस संविधान में, भारत के संविधान में है, उनमें 3 कैटेगरीज के आरक्षण का प्रावधान है और उनका बेस समझना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का आधार है हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, मतलब जो ऐतिहासिक रूप से इन वर्गों के साथ अस्पृश्यता रही है उसका कंपनसेशन हो और ये मेन स्ट्रीम आए, नंबर 1। नंबर 2, जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का आधार था उनकी एक विशिष्ट संस्कृति और उनका एक विशिष्ट प्रकार का जो जीवन यापन है उस शैली को बरकरार रखने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शेड्यूल ट्राइब कास्ट का एक अलग आधार था। जो बैकवर्ड क्लासेज का अनुच्छेद 340 के भीतर रिजर्वेशन था उसमें था कि बैकवर्ड क्लासेज का आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर होगा। तो ये 3 वर्गों को जो रिजर्वेशन है उसका बेस अलग अलग है। भारत में अभी जो आरक्षण का विमर्श है उसमें प्रॉब्लम यह है कि आरक्षण को गरीबी निवारण योजना समझ लिया जाता है, जबकि ये गरीबी निवारण या आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 337 से लेकर आप अनुच्छेद 37 से लेकर के अनुच्छेद 48 तक देखेंगे तो अलग अलग प्रोविजंस के तहत राज्य को ये प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को दूर करें। तो ये मैंने एक संविधान की रूपरेखा बताई है। अब आते हैं हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के वर्तमान जजमेंट पे, लेकिन इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या पहले इस तरह के सब क्लासिफिकेशन हुए या नहीं हुए। तो 1975 में पंजाब में शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन किया गया।
इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों का भी अगर देखें, 2007 में बिहार में महादलित आयोग बनाया गया और उसके जजमेंट के आधार पे कुछ कोशिशें हुई। इसी तरह से 2000 के भीतर जो है तमिलनाडु के भीतर भी इस तरह से सब क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन सब क्लासिफिकेशन को अगर हमको समझना है तो हमको ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन जो हुआ है अलग अलग राज्यों में वहाँ देखना पड़ेगा। ओबीसी में कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा या महापिछड़ा ऐसे अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं और उनका क्या प्रभाव है वो हमको समझने में मदद मिलेगी आज इस जजमेंट से। पर अब आते हैं कि जो जजमेंट दिया गया है उसके क्या क्या प्रभाव आएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस पे 3 दृष्टिकोण हैं। एक वो वर्ग जो नॉन SC ST से है, उनमें ज़्यादातर का मानना है कि ये वर्गीकरण सही है। एक वो वर्ग जिन्हें इन आरक्षणों का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, उनको लगता है कि ये फैसला गलत है। एक वो वर्ग जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला, उनको लगता है कि ये फैसला सही है और हमको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि ऐसा कोई भी नीति ऐसे स्पष्ट मात्रात्मक आंकड़ों पर ही हो सकती है जो इस बात को पुष्टि करेंगे, मतलब बिना ऐसे आप तुक्के में नहीं दे सकते, और वो सुप्रीम कोर्ट की कठोर निगरानी में रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्पष्ट इंडिकेशन देता है, लेकिन जिस तरह से समझा जा रहा है उस तरह से पहली चीज ये है, क्या यह फैसला सही है? तो कोई भी निर्णय तक पहुंचे उससे पहले हमें जॉन रॉल्स का जो अज्ञानता का पर्दा है उस प्रिंसिपल को जरूर देखना चाहिए। जॉन रॉल्स जो सामाजिक न्याय की संकल्पना के पुरोधा है, उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज के बारे में या किसी निर्णय के बारे में तटस्थ दृष्टिकोण तभी ले सकते हैं जब हम अज्ञानता के पर्दे के पीछे हो। अज्ञानता का पर्दा का मतलब है कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा हित और अहित उससे ना जुड़ा हो, तब एक तटस्थ निर्णय हो सकता है। और दूसरा जॉन रॉल्स ये कहता है कि सामाजिक न्याय में समतलीकरण के भीतर हमको सबसे पहले जो सबसे पीछे जो छूट गया वर्ग है उसके प्रति देखने का नजरिया विकसित करना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर ही पहली नज़र में यह फैसला उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस फैसले से उन वर्गों को, उन जातियों को जिनको अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है या वो आरक्षण का फायदा लेने की स्थिति में भी नहीं आई है, और ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, उनको ऐसे सब क्लासिफिकेशन से फायदा मिल सकता है। तो दिखने में ऐसे प्रारंभिक तौर पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा हम भारत की राजनीति को, भारत की सरकारों को और इस पूरे फैसले की पृष्ठभूमि को थोड़ा देखें तो शायद हमारा मत भिन्न भी हो सकता है। पहली बात, शेड्यूल कास्ट पर यह डिसीजन आया है, जजमेंट जो आया, इस जजमेंट में शेड्यूल कास्ट में आएगा कि कुछ जातियों को जिनको फायदा नहीं मिला उनको सब क्लासिफिकेशन करके फायदा दिलाओ, क्लियर। लेकिन एक बड़ी बात है वो यह है कि आरक्षण का आधार शेड्यूल कास्ट के लिए हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी था और है। क्या आरक्षण का आधार बदलने जा रहा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटीज का आधार है तो क्या कोई ऐसा अध्ययन संभव है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अनटचेबिलिटी को मापन कर सकता हो कि इन जातियों के साथ अनटचेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है और इन जातियों के साथ कंपैरेटिवली ज्यादा है? नंबर 2। नंबर 3, क्या आरक्षण ये दें, इसका सब क्लासिफिकेशन करें, तो क्या ऐसा सामाजिक अध्ययन राज्य सरकारें, मतलब केंद्रीय या राज्य सरकारें करवाने की में सक्षम है जो हर जाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें? तो पहला जवाब है वो ये है कि ऐसा सब क्लासिफिकेशन का फायदा तभी हो सकता है जब अनटचेबिलिटी की स्टडी हो, इनका एक सामाजिक अध्ययन हो, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक जाति जनगणना ना हो। इसका मतलब है कि इस फैसले का एक स्पष्ट मायना है कि जाति जनगणना इस फैसले की पहली शर्त है, नंबर 1 चीज, और सामाजिक अध्ययन जाति जनगणना के साथ साथ वो होना जरूरी है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ डरावनी तस्वीर भी सामने आती है। वो ये है
कि कोटे के भीतर कोटा किया। अब कोटे के भीतर जब कोटा करेंगे तो अभी तक वो जातियां जिनको आरक्षण का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं आई है, उनको उस सब कोटे में हम रखेंगे। तो ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोटे के भीतर कोटे में अभी भी अधिकतर स्थितियों में ये कोटे के लिए सक्षम लोग उपलब्ध ना हो। और ध्यान रखिए, पूरी व्यवस्था को निर्मित करने वाले लोग इस वर्ग से नहीं है, ना इस वर्ग से है। ये व्यवस्था को निर्मित करने वाले लोग सक्षम वर्ग से आते हैं। तो कहीं इस वर्ग को जो कोटे के भीतर कोटा दिया, उनको कहें कि हमें इनके योग्य कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए अब हम इसको ओपन कैटेगरी में डालते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जो इतना बड़ा कोटा था, उसमें से आधा कोटा हटा दिया और योग्य कैंडिडेट की अनुपलब्धता के आधार पर जो ये कोटा मिल रहा था, ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए। एक संभावना स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आज तक की जो व्यवस्था देखी है राजनीति की, प्रशासन की, उसके आधार पे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये संभावना फलीभूत होती है तो एक तरह से ये आरक्षण पर, SC ST आरक्षण पर चोट होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है, अगर हम पिछले 50-60 सालों का अगर हम देखें, भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें, तो पिछले 10, 15, 20 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव भारत की राजनीति और समाज में आया है, वो आया है SC ST वर्ग में राजनीतिक चेतना का उभार होना, और उसे हम नीली क्रांति के तौर पर देखते हैं। ये एक ऐसी चेतना है जो धार्मिक चेतना पर चोट करती है। इस क्लासिफिकेशन से इन वर्गों में, SC और ST के इन वर्गों के भीतर आपस में संघर्ष होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक नया राजनीतिक अखाड़ा भी बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजनीति में ये जो एक नया वर्ग हमने सब क्लासिफिकेशन के तौर पर रखा, वहाँ से नया नेतृत्व का उभार होगा, राजनीति का पूरा परिदृश्य बदलने की संभावना होगा, राजनीति का एक नया अखाड़ा बनेगा। और जैसे पिछड़ा और महापिछड़ा के बीच का संघर्ष आप उत्तर प्रदेश और बिहार में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हो, ऐसा ही संघर्ष क्या दलित और अनुसूचित जनजातियों में देखने को नहीं मिल सकता। और अगर ये होता है तो नीली क्रांति या सामाजिक न्याय की चेतना या SC ST वर्ग की चेतना पर जो एकजुटता का प्रदर्शन ये वर्ग मिलके भी कर रहे हैं, उस पर एक बड़ी चोट साबित हो सकता है। तो दूसरी खतरनाक संभावना इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में मुझे दिखाई देती है। तीसरी जो आखिरी संभावना है वो ये है कि इससे राजनीति में कई तरह के नए अखाड़े शुरू होंगे, और ये जो नए अखाड़े हैं वो राजनीति को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। हमेशा राजनीति अगर डरती है तो वो एकजुटता से डरती है। तो ये मैंने कुछ नए डायमेंशन रखने की कोशिश की है, लेकिन इन नए डायमेंशन के पीछे सवाल यही आ जाता है आखिर में कि आखिर सरकारों को इस फैसले को सही लागू करवाने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज SC और ST वर्ग के भीतर जो लोग हैं, जो दो कैटेगरी में बट गए हैं, उन दो कैटेगरी में बटे हुए लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की ये लड़ाई कमज़ोर भी ना हो और इस फैसले का फ़ायदा भी मिल जाए। कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं? तो पहले सवाल का जवाब यह है कि अगर सरकारों को इस फैसले का सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करना है तो सबसे पहला काम जाति जनगणना, सामाजिक अध्ययन और उस सामाजिक अध्ययन के विभिन्न डायमेंशन के साथ साथ में उनका प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है। ये न केवल SC ST आरक्षण के संदर्भ में बल्कि ये OBC आरक्षण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सरे और पोस्टमार्टम के आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। किसी भी नीति के निर्माण के लिए यह पहला जरूरी कदम होता है। मुझे आज की राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए वर्तमान राजनीति से कम इसकी संभावना नज़र नहीं आती है। दूसरी चीज़, इन वर्गों के दो वर्गों में बटे हुए SC और ST के जो दो वर्गों में लोग बट गए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो वर्गों में बटे हुए निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीतिक चेतना है वो तोड़ने का काम होगा।
इसमें मेरा ये मानना है कि पहला वर्ग जो लेने वाला है, जिसको लगता है कि हमको इस फैसले का फ़ायदा होगा, उसे इस फैसले के फ़ायदे के लिए अपने ही वर्ग से वर्ग संघर्ष करने की बजाय उनकी मुख्य और स्पष्ट मांग ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जाति जनगणना और उसका सामाजिक अध्ययन हो। नहीं तो होगा ये कि इस वर्ग के भीतर भी प्रभावशाली जातियां, संख्या बल के आधार पर डोमिनेट जातियां अपना फ़ायदा लेके चली जाएगी, और जिसको फ़ायदा मिलने वाला, जो फ़ायदे के लिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आवश्यकता वाला वर्ग फिर वंचित रह जाएगा। नंबर 2, ये वर्ग जिसको लगता है कि इस फैसले का उससे नुकसान होगा, उसे क्या करना चाहिए? उसे इस वर्ग को जिसको फ़ायदा होने वाला है या इस जजमेंट के विरुद्ध बयानबाजी या बोलना या अभिभाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वर्ग संघर्ष होगा। उन्हें इस फैसले को लागू करने से पहले उसी बात पे आए कि जाति जनगणना और सामाजिक अध्ययन हो। ध्यान दीजिए, अभी तक जो जनगणना होती है उसमें एससी और एसटी की जनगणना होती है, कास्ट नहीं होता उसमें, और उनका प्रतिनिधित्व। इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की जानी चाहिए, और ये कोई इतना आसान नहीं होगा, ये अपने आप में काफ़ी जटिल प्रक्रिया होगी, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत होगी। लेकिन इन दोनों वर्गों को जो एक लंबे समय से इस समाज के, इन समाजों के और बहुत सारे महापुरुषों का एक योगदान रहा है चेतना के रूप में उभरने का, और ये चेतना ने, इस राजनीतिक चेतना ने इनको काफ़ी मजबूत बनाया है कि कोई इस भारत में सामाजिक न्याय को तोड़ ना पाए। तो ज़रूरी है कि इन दोनों वर्गों को, जो वर्ग के भीतर वर्ग कैटेगरी आ गई और आमने सामने खड़े हो गए, उनको किसी भी कीमत पर अपनी जो राजनीतिक चेतना, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए इस एक मुद्दे पे एकजुट होना चाहिए। और अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये जो वर्ग के भीतर वर्ग बना है, इनके हित अलग अलग नहीं है, बल्कि इनके हित एक ही जगह जुड़ते हैं। और अगर इस दृष्टि से इस लड़ाई को, इस संघर्ष को और इस मांग को आगे बढ़ाया जाता है, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो इस फैसले से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की राजनीतिक चेतना के टूटने का एक बड़ा साजिश हो सकती है, एक बड़ा डर हो सकता है, उसको रोकना जरूरी है और उससे रोका जा सकता है। आप सबके मेरे इस अलग अलग पक्षों पे की गई विवेचना का मैं खुले दिलो दिमाग से आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और मजबूत बनाती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाओं को बिल्कुल एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देने का प्रयास करें। हम फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।